वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची में एमकेएम की हड़ताल के हवाले से। अच्छा हबीब साहब, एमकेएम के लिए अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, एक तो यह है कि एमकेएम को थोड़ा अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए और उन्हें अपनी सफ़ों में जो उनकी परजरी हो रही है नेचुरली उसको होने देना चाहिए। और उनका जो मौक़िफ़ है कि जनाब कानून के मुताबिक हमसे सलूक करें, हमारे लोगों को पकड़ना चाहते हैं पकड़े, उनकी गिरफ्तारियां जाहिर करनी उनकी गिरफ्तारियां जाहिर करते हैं, जैसा कल फारूक सत्तार ने कहा था। इसी मौक़िफ़ पे उन्हें कायम रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और खुद उन्हें दूसरी करना क्या चाहिए। और देखिए, दूसरी बात जो है ना, इस जो हड़ताल की नाकामी है ना, अगर हम ये समझें कि इससे ये सबक हम हासिल करने की कोशिश करें कि जनाब एमकेएम तो किस्सा पारीना हो गई है और ये जो रेंजर जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के अंदर होने वाली तमाम तर जो आप यूं कहिए कि बदअमालियां हैं या तमाम तर जो ज्यादतियां हैं उनको सपोर्ट मिल गई है, तो ये बात नहीं है। अच्छा, ऐसे जो गलतियां हैं ये उनकी सपोर्ट में हड़ताल नाकाम नहीं है। उससे ये नतीजा अखज़ करना चाहिए कि एमकेएम ज्यादा पॉपुलर हो गई है, रेंजर्स नाकाम हो गए हैं, शहरियों की कोई सपोर्ट नहीं है। 3 नतीजे अखज़ करने चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें ये समझना चाहिए कि शहरियों ने कानून के साथ खड़े होकर सबूत दिया कि वो चाहते हैं कि ऑपरेशन हो और की तरफ से लगते हैं, जो बहुत सारे जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं उनकी तायद नहीं, वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकी। एमकेएम कहती है सौलत मिर्जा हमारा मेंबर ही नहीं, अगले दिन तस्वीरें छप जाती हैं। वो कहते हैं फलां से हमारा ताल्लुक नहीं है, उसके कारनामे छप जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हमारा आदमी मर गया था 9/0 पे उसके दौरान, वो जनाब हमने नहीं मारा, वो पता चलता है उन्होंने मारा। वो कहीं वो ठहरते नहीं। देखिए, इकबाल ने एक बड़ी अहम बात कही है टीपू की वसीयत में, रोज़े अज़ल मुझसे ये जिब्रील ने कहा, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। खालिस अक्ल कोई चीज नहीं है अगर वो कवानीन फितरत का इदराक नहीं रखती। एक वो लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं, दहशत ज़दा करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। एक उनका ख्याल है कि अगर हम तंजीम अच्छी कर लें, ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर लें, इस गलती में जमात इस्लामी के इस तरह की कोई गलती नहीं है, मगर इस मिसकंसेप्शन का जमात इस्लामी शिकार रही है। तंजीम बहुत अच्छी कर लें, मीडिया में बहुत अच्छा फाइट करें, एग्रेसिव रहें, दलील हर वक्त दें और कैपेसिटी बिल्डिंग कर ले अपने लोगों की, तो हम गालिब आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इस दुनिया का कोई खालिक है और वो फैसले सादर करता है। वो उसने अपनी मखलूक को लोगों के रहम करम पर नहीं छोड़ दिया। ये बात इनकी समझ में नहीं आती, इसलिए कामयाबी इनका मुकद्दर है ही नहीं हुजूर। लेकिन बहरहाल अगर अपने आप को दुरुस्त कर ले तो कामयाबी के रास्ते पे तो 100 बिस्मिल्लाह। अब वो दुरुस्त कर ले तो हम लोग क्या करेंगे? जब वो दुरुस्त करेंगे तो इसके सिवा हम क्या करेंगे कि हम कहें कि हाँ भाई वो तो अब सही रास्ते पर है। अब देखिए, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन एमकेएम के खिलाफ या आप यूं कहिए कराची में ऑपरेशंस पहले भी होते रहे, 92 में भी हुआ, 96 में भी हुआ, अब भी हो रहा है। लेकिन अगर आप कहें ना कि सही ब्लो क्या था, तो सही ब्लो आज का दिन था एमकेएम के लिए। ठीक है, एमकेएम के लिए धचका जो था वो आज का दिन था। इससे पहले कभी ऑपरेशन उसके लिए धचका साबित नहीं हुआ, उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग कर देता। कुछ चीजें तारीख से समझने की होती हैं। हिटलर बड़ी कुव्वत के साथ नमूदार हुआ था, दुनिया को रौंदता हुआ गुजर गया था। अब जो है ना सती किस्म के मौरा, वो कहते हैं वो रूस वाली गलती होगी, ऐसी हो गई, वो हो गया। नहीं, बुनियादी गलती हो गई कि उसका जज्बा इंतकामी था। अगर वो सिर्फ जर्मन कौम की इज्जत बहाल करना चाहता तो वो उसमें तो वो कामयाब हो गया था। वो फौरन पहली फतह के बाद सीज फायर कर देता। देखिए, जब लोग हुब्बे वतन के अजीबो गरीब तस्वुरात दे रहे थे तो जॉर्ज वाशिंगटन से लेके अब्राहम लिंकन और आगे भी कई लीडर उसमें ऐसे आए जो अखलाकी तौर पर बहुत मजबूत थे, जिन्होंने ये कहा कि इंसान की आज़ादी मोहतरम है, अदल मोहतरम है, कानून की पासदारी मोहतरम है, आप इस रियासत का जबर नहीं होना चाहिए। चुनांचे अमेरिका ने वहां से ग्रो करना शुरू किया। बरतानिया ने भी उस वक्त ग्रो करना शुरू किया, सिर्फ साइंस के बल पर नहीं, जब वहां एक अखलाकी तहरीक उठी, वादे की पासदारी की जाए, सच बोला जाए, ये टैक्स अदा किए जाएं, ये कि हर शहरी अपनी जिम्मेदारियां महसूस करे। बरतानिया इसलिए बच गया। अच्छा हारून साहब, इसी तरह कायदे आज़म के साथ जो है वो अखलाकी उसूल कायदे आज़म के साथ थे। अच्छा हारून साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी मुत्तहिदा मुस्लिम लीग के हवाले से, कोशिशें हो रही हैं और अभी आप ये भी बता रहे थे कि सरबरा के मामले पर कुछ मेरा तासुर है। देखिए, जनरल मुशर्रफ साहब से बात हुई, लंबी नहीं हो सकी, वो दराए करम बात करना चाहते थे, लेकिन मुझे कॉलम लिखना था, मैं तो उनसे इजाजत चाहिए। मैंने कहा बहुत अहम गुफ्तगू आप कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है जाना, दफ्तर जाना।
जो मैंने उनकी गुफ्तगू से अखज़ किया वो तो बिल्कुल विलिंग है। अच्छा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो ये चाहेंगे, लेकिन वो मुमकिन है कंप्रोमाइज कर लें। लेकिन पीर साहब की गुफ्तगू से ये मैंने तासुर लिया, काफी वक्त मैंने उनके साथ गुजारा, अभी बकरम साहब भी थे, कि वो ये नहीं चाहेंगे कि जमाम कारन के हाथ में वैसे चौधरियों को लेनी नहीं चाहिए। इसलिए देखिए, अगर तो ये लोग बनाते हैं पीर बगाड़ा को तो वो एक नई आवाज है, उनका कोई खराब तासुर नहीं है, उनके साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने की नहीं है किसी के साथ ज्यादती। वो फेडरेशन के नहायत पुरजोर हामी है, वो ऑपरेशन के हामी है, उनके किसी आबादी के तबके के साथ जुल्म के वो मुर्तकिब नहीं हुए। उनका अपने साथ जाती तौर पर वो एक साफ सुथरे आदमी है, रुपए पैसे का कोई मामला नहीं, किसी तरह का कोई दाग उन पर नहीं है। उनको बना लें और एक मुतर्रक सेक्रेटरी जनरल और नायब सदर बना लें तो ये बेल मंडे चढ़ सकती है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं कोई प्रोग्राम देना होगा। मैंने उनसे कहा था एक दफा कि पीर साहब बाहर तो घर से आप निकलते नहीं, ये तो काम वो है, खुदा की मखलूक की खिदमत वो काम है और पैगाम पहुंचाना वो काम है कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा आपका शरफ किस बात पे है जी? आपका शरफ तो सिर्फ इससे एक बात पे है कि आप उनके औलाद हैं, बिल्कुल, और तो कोई आपके शरफ की वजह नहीं है। उनका हाँ आप ठीक कहते हैं। मैंने कहा अबू जहल के दरवाजे पर कौन गया था? तारीख इंसानी की सबसे जलील कदर हस्ती ने ये जहमत की थी, अबू जहल से कमतर तो कोई होगा नहीं। लोगों के पास जाना पड़ता है। तो चौधरी भी जोड़ तोड़ के ही लोग हैं। जनरल मुशर्रफ वैसे उनकी जान को खतरा है, प्रॉब्लम है, अभी तो है, लेकिन ये कि अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो सिंध की हद तक तो कुछ तब्दीली ला सकते हैं। और जो दबाव बढ़ रहा है अब नवाज शरीफ पे, अगले दिनों में दबाव बढ़ेगा, आप देखें। अच्छा, उसमें इजाफा कर सकते हैं। हबीब साहब, आपको क्या लगता है मुत्तहिदा मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती है? अगर कोई सियाना आदमी हो तो वो मुत्तहिदा बना तो सकता है। मुस्लिम लीग पहले तो ये आप सोचें कि क्या मुत्तहिद हो सकती है, बुनियादी सवाल है। और आज की जो मीटिंग हुई, मैं उसका आज की मीटिंग में कह तो दिया गया आज की मीटिंग आइंदा मीटिंग में फैसला हो जाएगा। मैं आपको आज की मीटिंग का हवाल भी बता देता हूँ। आज की मीटिंग में सरदार अतीक साहब थे, हामिद नासिर चट्ठा साहब थे, जनरल राशिद साहब थे APML वाले, उसके अलावा जुल्फकार खोसा थे, गौस अली शाह थे। ये सब लोग जब आए तो ये मीटिंग आपको पता है किसकी तहरीक पे हुई? जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की तहरीक पे। अच्छा। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने चौधरी साहब को कहा कि चौधरी साहब आप इस तरह की मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखें, लोगों को इकट्ठा करें और फिर अगली मीटिंग में बात होगी। चौधरी साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है जी, मीटिंग कर लेते हैं। वो जैसे इस तरह की मीटिंग का तो चौधरी साहब को कोई, जैसे कहते पंजाबियों कहते पारी कोई नहीं। उन्होंने 5-7 फोन किए, उन्होंने कहा कि जनाब आओ कोई रोटी छोटी खाओ। अब ये सारे लोग आए और सारे लोग आए तो चौधरी साहब इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। चौधरी साहब घर के अंदर, यानी घर में ही मीटिंग थी और घर के अंदर तशरीफ रखते थे। अच्छा। तो जब ये उसकी वजह कोई होगी, डिसकर्टेस हो नहीं। अच्छा, जब ये मीटिंग खात्मे के करीब पहुंची तो चौधरी साहब आए कि रोटी छोटी का टाइम हो गया तो आ जाएं, खाना इनके साथ खाएं। तो फिर गौस अली शाह साहब ने और फिर हामिद नासिर चट्ठा साहब ने कहा कि जनाब ऐसा ना करें, अब आप इस मीटिंग को थोड़ी देर तो बैठे। फिर को 5-7 मिनट बैठे तो गौस अली शाह साहब ने कहा कि जनाब ऐसा करते हैं, ये सारी मुस्लिम लीग मर्ज कर देते हैं। तो इस पे चौधरी साहब तो बोलते ही नहीं है आमतौर पे। चौधरी साहब ने कहा कि क्यों मर्ज करें, हमारा तो सिर्फ हमारा नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बाकी तो अलिफ बे जीम दाल नून काफ सब सारे हैं। जिन्होंने अपने नामों पे मुस्लिम लीग बना रखी है उसको खत्म करें और हमारी मुस्लिम लीग पे आ जाए। तो लिहाजा ये मर्जर जो है ना, अगर होना है तो हमारे अंदर होना है। अच्छा, ये बात सुन के सारे एक दफा तो थोड़े परेशान हुए, खासतौर पे हामिद नासिर चट्ठा साहब भी और गौस अली शाह साहब भी, क्योंकि वो तो कुछ और किस्म के ख्वाब देख रहे हैं कि जनाब क्या करना है। तो लिहाजा एक तो यह है कि चौधरी साहब ने आज अपना वाजे कर दिया है लाए अमल कि जनाब जिसने मर्ज होना है वो हमारे अंदर हो। दूसरी एक और बात है, मुझे नहीं लगता आपकी ये तला सही है, आपका सोर्स ठीक है। जी जी बिल्कुल, जो वो सोर्स जो मीटिंग में मौजूद, चौधरी साहब का मिजाज नहीं है बस। अच्छा, दूसरा एक और इसमें बात हुई, वो ये है कि आइंदा की जो मीटिंग है वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब होस्ट करना चाह रहे हैं कराची में। अच्छा। कि ये सारे लोग उनसे मिले, उनके पास आए कराची और कराची में वो इनकी मेजबानी हासिल करें, यानी आइंदा की मीटिंग का। देखिए ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन उनकी तरफ से ये बात मीटिंग में आ गई। ठीक है। लास्ट में आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इसी मीटिंग के एक अहम रहनुमा इसी मीटिंग में शामिल जो थे साहब, तो उनसे मैंने पूछा कि जनाब क्या ख्याल है, इत्तेहाद हो जाएगा? उन्होंने कहा देखें जी, जब तक कोई गैबी इशारा नहीं होगा, अच्छा, हम मुत्तहिद गैबी इशारा तो नहीं होगा। तो मैंने भी उन्हें यही कहा, तो उन्होंने कहा फिर आप अंदाजा लगा लें क्या होगा। ठीक है, ब्रेक हो सकता है और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने आज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। हारून साहब, बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर वही इल्जामात आयद किए हैं जो खुद उनकी जमात पर लगाए जा रहे हैं। हाँ, वो तो है ही खैर, लेकिन ये एक बहुत जनरलाइज स्पीच है। सिर्फ एक फर्क है उसमें कि उनके वालिद तो किसी खास मौके पर तनकीद कभी कभी करते हैं, लेकिन इन्होंने एक बिल्कुल क्लियर कट लाइन ली उनके खिलाफ ये साबित करने के लिए कि हम बाकी अपोजिशन करना चाहते हैं। मसलन किसानों का मसला है, मसलन नंदीपुर का मसला है, मसलन वो कहते हैं गरीब आदमी की जिंदगी उजेरन कर दी है। मसलन जरदारी साहब मेट्रो का जिक्र नहीं करते, उन्होंने मेट्रो का जिक्र किया है। मसलन उन्होंने कहा कि जी आप दहशतगर्दों के यार हैं, वो इशारा जिसकी तरफ है वो नजर आता है। मसलन वो कहते हैं आप रजत पसंद है, जिसको वो रुजत पसंद करता है। बेचारे को उर्दू तो आती नहीं। इससे देखिए दो तीन बातें तो वाज़ेह हुई। एक ये वर्कर थे वहां पे, ऐसे काफी थे वहां पे वर्कर, मैंने पता किया। ये कि जो बाकी मानदा वर्कर है वो इसकी तरफ मुतवज्जो हो सकता है, वो इसको कंसोलिडेट करने की कितनी सलाहियत रखते हैं, चैनलाइज करने की, ये मुझे पता नहीं है। और वो बल्दियाती इलेक्शन में नजर आएगा, कुछ दमखम पैदा होगा कुछ वर्कर में जो जुड़े रहना चाहते हैं, जिनका एक रोमांस है पीपल्स पार्टी के साथ। एक बात यह है कि पहले तो अकेला इमरान खान शोर शराबा कर रहा था, अब अगर ये इसी तरह मुतहर्रिक रहते हैं बिलावल साहब तो दबाव आएगा। अच्छा, मियां साहब पे दबाव बढ़ जाएगा। मतलब यही नंदीपुर का मसला कोई सादा सा मसला तो नहीं है। ये लाख साबित करते रहे कि जनाब वो 18 मेगावाट पैदा हो रही है और इसको 100 मेगावाट कहा जाता है और ऐसा होता है। भाई 18 मेगावाट पैदा हो रही है बकौल आपके, आप 100 मेगावाट क्यों कहते रहे सारा साल? सारी कौम को उल्लू किस लिए बनाते रहे आप? उसी वक्त बताते हैं कि ये 100 मेगावाट है, मगर इसका मतलब होता है एवरेज 18 मेगावाट सिस्टम में जाएगी। और नंदीपुर पे ये 1000 फलसफे पेश करें, मगर बात ये पैसे लग चुके हैं। चलिए 81 अरब नहीं लगे, हाँ जी, हबीब अकरम साहब की बात हम मान लेते हैं, 65 अरब लगे। मैं बिजली तो एक पैसे की भी नहीं, 52 बिलियन। मैं कहता हूँ जी 4 अरब आपके खातिर मैंने और कम करके 48 अरब लगे हैं जी। मगर बिजली तो नहीं, एक पैसे की भी नहीं पैदा हो रही, तो आप कर क्या रहे थे? मतलब ये है कि वो इन्हें एक्सपोज करेंगे, फिर ये मुमकिन है कि किसी वक्त वो उन्हें करें, लेकिन एक हद है। पीपल्स पार्टी की मजबूरियां बहुत है, पैसा बड़ा बना है। एक आदमी था, वो एक दफा आया कबायली इलाके से, मेरे एक दोस्त के पास ठहरा, उसको कहीं जाना था, उसने मेरे सुपुर्द कर दिया। मैंने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं अफगानिस्तान से लाके वाटिका बेचता हूँ। अच्छा, मुझे कोई तबलीग का शौक चढ़ा कि बिल्कुल ही एक आदमी जो है यही काम ही शुरू कर दे। चलो कोई खताकार है, हम कौन से पारसा हैं, लेकिन ये शराब बेच के तो, और नमाज पढ़ी उसने सारी बड़ी खुशू खुजू से। अच्छा, मैंने उसको समझाया तो कहने लगा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन यार अजीब नफा बहुत है। अच्छा। फिर 2-3 कोशिशें की, फिर वो मान जाता था, फिर बड़ी ढीली आवाज से यार अजीब नफा बहुत। अच्छा। सुबह मैं उसको टैक्सी पे छोड़ने के लिए जब गया तो मैंने कहा खान तुमने तो वादा कर लिया ना रात को, तो अब तुम वाटका नहीं बेचोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बेचो और बतेरी चीजें बेच रहे। कहता है यार जी क्या करूं मैं, नफा बहुत है। ओ भाई ये जो पैसे का लालच है, पैसे इनके अब्बा ने कमाए है ना, तो इनको भी तो मिलेंगे ना, या जायदाद में से इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। उससे डिसएसोसिएट ये कैसे कर सकते हैं? कोई मुझे बताए। ये जो पैच वर्क होता है ये नहीं होता पॉलिटिक्स में, ये नहीं हो सकता। देखिए शर्जील मेमन जो है क्या कर रहा है, वो बचेगा? शर्जील मेमन ने सारे शहर को बोर्डों से भर दिया। भाई करप्शन है, गंदगी है, कुछ डिलीवर नहीं हो रहा, सड़कें टूट रही हैं, पुल बन नहीं रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई मुलाजमत। 10,000 पुलिस वाले वो हर साल भर्ती करते हैं, पुलिस की परफॉर्मेंस और खराब हो जाती है। वो 10,000 क्यों भर्ती करते हैं? पैसे लेने के लिए। एक खाकरों भी उसके बगैर भर्ती नहीं था। बिलावल का बेचारे का मुझे कोई मुस्तकबिल लगता नहीं, वक्ती तौर पे कुछ कारकुनों को आसरा हो जाएगा और नवाज शरीफ पे दबाव आ जाएगा। अच्छा, आपको हबीब साहब क्या लगता है बिलावल की आज की तकरीर का इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में? बड़ी अच्छी कैलकुलेटेड थी। अच्छा। और बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड तकरीर थी। देखिए उनका अंदाज बोलने का या जिस अंदाज से जिन्होंने तलफ्फुज की गलतियां की वो अपनी जगह, लेकिन मुझे जो पता चला वो ये है कि जितने भी लोग बिलावल साहब से मिले इधर उधर से आके, जो उनके कारकुन थे, सब ने जब उन्होंने बात की, मुफाहमत की, तो हर बंदा गुस्से में आ जाता था। अच्छा।
तो उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, मफाहमत की वजह से तो हमारा पंजाब में ये हाल हुआ है। तो लिहाजा आज उन्होंने जो बात की ना कि मफाहमत फलां से नहीं चलेगी, कश्मीर का जो जिक्र करता है उससे नहीं करता, उससे नहीं चलेगी, ये होगा। तो बेसिकली ये जो उनके ऊपर दबाव आया है कारकुनान का, आज उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया है कि मैं मफाहमत को थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस लेकिन क्या जरदारी साहब भी इससे अच्छा देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मफाहमत खत्म ही कर दी जाए। बात यह है कि उसकी हुदूद असर नौ मुतय्यन की जा सकती हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी जो आज उन्होंने मुझे अहम बात लगी, और वो भी बड़ी केयरफुली फिर मुझे पता चला कि वो भी बड़ी सोच समझ के शामिल की गई, वो है कि जी ज़रबे अज़ब को उन्होंने कहा कि ये सवात का ऑपरेशन हमने जो शुरू किया था, ज़रबे अज़ब उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। अच्छा, आज जो उन्होंने बात की कि आज ज़रबे अज़ब तो क्रेडिट लेने की, शेयर करने की तारीफ की उन्होंने। ये भी एक अहम बात है उनकी तकरीर की, उन्होंने फौज की बेपनाह तारीफ की, और रवायती और रस्मी नहीं जैसे उनके वालिद या कायम अली शाह करते। तो उन्होंने ज़रबे अज़ब को जब ऑन किया तो अब बैन सुतूर ये भी समझा जा सकता है कि उन्होंने ये बता दिया कि ये महज फौजी कामयाबी नहीं है, ये सियासी कामयाबी भी है। अच्छा, तो लिहाजा क्रेडिट जो है वो सबको मिल बांट के उसको एंजॉय करना चाहिए। मिलेगा नहीं किसी को क्रेडिट। तो यानी बिलावल पीपल्स पार्टी के रिवाइवल में हम आप भी कोशिश कर लें और भी लोग कुछ करें, मिलेगा नहीं। पब्लिक के भी ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं मिलना चाहिए, दिस इज नॉट माई पॉइंट। बलोचिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने खुश दिली से सपोर्ट दी और सिंध भी सपोर्ट दे रहे एज ए होल। लेकिन अजीब बात है, पब्लिक सारा क्रेडिट जो है वो फौज को दे रही है, जनरल राहिल शरीफ को दे रही है। तो इसके अलावा फिर जो आज उन्होंने बात की वो ये कि मुझे अंदाजा था कि आज शायद अली नवाज शाह साहब के खिलाफ जो केस हुआ, अच्छा वो केस चूंकि इतना कच्चा है कि उसके खिलाफ बोलना हर एक का बनता है, तो आज उस पर कुछ चौके छक्के लगाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाए। अच्छा, उन्होंने नाम लिए बगैर जो बात की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डॉक्टर आसिम का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमें दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश ना करें। अच्छा, ये मैसेज किसका था, किसको था? ये इन अदर वर्ड्स जो बात जरदारी साहब ने ज्यादा सख्ती से की थी, मेरा ख्याल है कि बिलावल ने बड़े ध्यान से, बिलावल था फौज से नहीं बिगड़ना चाहिए, तो उन्होंने बड़े ध्यान से वो बात बेपनाह तारीफ करने के बाद इतना कहा कि दहशतगर्दी से हमारा ताल्लुक न जोड़े। अच्छा, अब इसमें अब जो सुनने वाले हैं वो ये भी समझ सकते हैं कि जनाब कराची में आप ऑपरेशन जारी रखें क्योंकि हम उससे मुतासिर नहीं होते, और जो समझने वाले हैं वो ये भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर आसिम से इजहार लातल्लुकी है। तो लिहाजा अब ये इन दोनों में से कौन सा मानी है, कौन सा मानी कार आएगा, वो मेरी बात सुनिए। डॉक्टर आसिम को डिफेंड करना बहुत मुमकिन है, वो मान जाएगा खुद, जिस तरह कासिम ज़िया मान गया। उसके बाद क्या बात बाकी रह गई? कासिम ज़िया ने कहा कि जी मैं तो प्ली बार्गेन करता हूं, मैं जो पैसा नाजायज का मैं वापस करता हूं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ के मुज़ाकरात के हवाले से। हारून साहब, भारत ने यकीन दहानी कराई है कि वो सरहद पर फायरिंग में पहल नहीं करेगा। आपको लगता है कि भारत इस मौके पर कायम रह पाएगा? नहीं, वो भारत की किसी यकीन दहानी का कोई मानी नहीं है। वो देखिए चांकिया कुटकिया की सियासत है जिसमें यह है कि पड़ोसी को हमेशा मुस्तरब रखा जाए। अगर वो इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर खुशहाल हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो ये तबाही है। क्योंकि उसकी बुनियादी फिलॉसफी ये है कि कौमों ने आपस में लड़ना ही उनकी जबिलत में। तो फैक्टर इसमें नज़र आते हैं, उनके वादे की अहमियत नहीं है। एक तो ये कि वो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है, हर कहीं नरमी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं किया और पाकिस्तान मजबूत नजर आया, डिटरमिन्ड नजर आया। दूसरा ये है कि बैनुल अक़वामी रायमा क्या चाहती है और बड़ी ताकतें क्या चाहती हैं। दो एटमी मुल्क हैं, इनमें कशीदगी, इसलिए कि कशीदगी का कुछ पता नहीं होता। आग की तरह के आप इस तरह तो आग नहीं लगा सकते, ये 2 फुट जब का हिस्सा जला लेगी तो हम इसे बुझा देंगे। तो आग तो जंग के जज्बात ऐसी चीज होते हैं कि फैल जाए तो फिर बहुत फैल जाए। और फिर ये खित्ता डिस्टेबलाइज होने का क्या मतलब है? चीन, ईरान में, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट सब डिस्टेबलाइज, दुनिया में पहले बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बाहर से प्रेशर आया, अमेरिकियों ने तो साफ साफ इनसे कहा। मेरा ख्याल है उसके नतीजे में कुछ अमन का वक्फा आ सकता है। अच्छा। लेकिन वो किसी और महाज पे हमें तंग करेंगे, कराची में ज्यादा करेंगे, बलूचिस्तान में करेंगे, कबायली पट्टी में करेंगे, जहां इन्हें सूट करता होगा। मुमकिन पंजाब में कोई गड़बड़ शुरू कर दें। ये जो मोदी साहब है ना जी, ये कुछ लोग हैं उनको खारिश होती है, वो आराम से नहीं बैठ सकते। ये अच्छा। आराम से। दूसरा ये कि पिछले चंद वर्षों में इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में ये
राय डेवलप हुई है कि पाकिस्तान कमजोर है इस वक्त मनोवर, वो दोवल ने जो कहा उसकी रिकॉर्डिंग भी आ गई है कि पाकिस्तान को दबाव में रखा जाए। और उनकी ओवरऑल पॉलिसी है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश, सिक्किम, भूटान की तरह कमजोर मुल्क बनाया जाए, इस खित्ते में हमारी हेजमनी हो। तो ये कौमों की फितरत होती है, जो बात वो नहीं समझते कि वो ठीक है, ये दुनिया में ऐसा होता है। एक अमेरिका का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसके इर्द गिर्द रूस का है, सेंट्रल एशिया, किसी का भी हो सकता है। ये हमारी मिट्टी में कुछ खराबी है ना मुसलमानों की। ये बर्रे सगीर का मुसलमान जो है वो दबने वाला है नहीं, वो किसी वक्त कमजोर पड़ सकता है, कोई उसका लीडर कमजोर पड़ सकता है, जैसे नवाज शरीफ साहब पिछले दिनों कमजोर पड़े हुए थे, अब तो खैर उनका मौकफ ठीक है। लेकिन हम बतौर कौम के हिंदू के हेजमनी कबूल कर नहीं कर सकते, इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता। रास्ता एक है, नफरत को छोड़ के एतदाल का, इंसाफ का, अमन का रास्ता। अगर वो इख्तियार करना चाहें तो वो रास्ता खुल सकता है। इन मुज़ाकरात से किन नताज की तवक्को की? देखिए, अब तवक्को यह है, जो अहम तरीन बात है इसमें, एक तो टोल्ड स्टोरी है जो सामने आ गया कि जनाब फर्स्ट फायर हम नहीं करेंगे। दूसरी बात है, इन मुज़ाकरात का जो माहौल है उसने सजेस्ट किया है कि भारत ने अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी पैदा की है। खास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकातें, जो मुलाकात नहीं हो सकी थी, अब उन्होंने इसका, आप यूं कहिए कि उसको अंडू करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर हमारे मेजर जनरल उमर फारूक साहब जब वहां पे गए तो अब मुलाकात हो रही थी, सारा कुछ, एक तो बड़ा कुजिनियल माहौल था। अब वहां पे जब ये जिस होटल में ठहरे थे तो इन्होंने कल यानी फ्राइडे को उन्होंने जाना था वहां पे जो राजनाथ सिंह जो उनके होम मिनिस्टर हैं उनसे मिलने के लिए। तो जब ये मिलने के लिए नीचे आए तो हैरत की बात है कि डीके पाठक साहब जो उनके अपने बीएसएफ के डीजी हैं वो इनके इस्तकबाल के लिए नीचे खड़े हुए थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि जनाब मैं इसलिए आया हूँ कि आपको खुद लेके जाऊं। तो उन्होंने कहा जी अच्छा चले चलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप मेरी गाड़ी में तशरीफ रखें। अच्छा। तो फिर यानी यहां तक ये बात हुई कि फिर अपनी गाड़ी में लेके उन्हें राजनाथ सिंह के साहब के पास गए। उसके बाद फिर उन्होंने जुमेरात को जो क्या किया, वहां पर इनके पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में बड़ा अच्छा उन्होंने एक सूफी नाइट उन्होंने अरेंज की, जिसमें हंस जो है अच्छा उनको बुलाया और फिर हमारे भी लोगों ने उन्हें जैसे नजरें देते हैं तो गुलकारों को कुछ उन्होंने भी उनकी सराहता भी की। तो एक माहौल तो बहुत उम्दा लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ दिन बाद पाकिस्तान भी शायद इस काबिल हो सकता है, अगर इस मुलाकात के जो नताइज हैं वो जमीन पर नजर आते हैं तो शायद फिर दोबारा अल्लाह करे कि फिर हालात बेहतर हो जाए। ठीक है, आपकी खबर की जाने बात। जी, खबर मेरी मुख्तसर सी है। वो नंदीपुर पावर की बात कर रहे थे। तो नंदीपुर के बारे में तो सबको पता है कि जनाब वो उसका असल मसला ये था कि O&M जिसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अवार्ड नहीं हो सका था बर वक्त। अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तक नहीं हुआ, वो जनरल इलेक्ट्रिक को दे दी गई है। जनरल इलेक्ट्रिक जो है एक अबूरी दौर के लिए परसों से यानी मंडे से वहां पर काम संभाल लेगी। अच्छा। और मंडे से उसको चलाने की कोशिश शुरू कर देगी। तो आइंदा 1-2-3 दिन में यानी अब मंडे के बाद ऑनवर्ड तो वो चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, वो चलाएंगे इसको हाई सल्फर फर्नेस ऑयल पे। अच्छा। और उसके नतीजे में चूंकि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तो बड़ी नीचे आ गई है ना, तो इस वक्त जब सल्फर ऑयल पे भी चलेगी तो उसका जो टैरिफ होगा वो तकरीबन 11 सेंट होगा, 11 सेंट से कुछ ज्यादा होगा, यानी 11 या 12 रुपए की बिजली इस वक्त वो पड़ेगी जो जब वो फर्नेस से चले। चूंकि फर्नेस की प्राइसेस मजीद नीचे आ रही हैं तो ऐन मुमकिन है कि आइंदा कुछ अरसे में थोड़ी सी ये प्राइसेस नंदीपुर से मजीद नीचे चली जाए। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट वाले हैं वो अपने इस मौके पे कायम है। मुझे आज भी गवर्नमेंट वालों ने पूरी एक वो फहरिस्त भेजी है जिसमें उन्होंने बताया कि जना वो 52 अरब पे इसरार कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल 80 अरब की आवाज भी आ रही है। अब जाहिर गवर्नमेंट जब कहती है तो आपको पता है कि आप उसकी हर बात पे आसानी से यकीन कर नहीं सकते, लेकिन बहरहाल तो वो ये कह रहे हैं कि तो इसके नतीजे में हम कुछ होता भी देखेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये नंदीपुर तो स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसको सिर्फ सल्फ लगाना है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की कंपनी जैसे ही आ जाएगी। हाँ, अब ये बाकी इसके अंदर क्या कुछ हुआ है, इट इज येट टू बी सीन। नहीं, वो तो प्रॉपर इंक्वायरी होना जी, गैर जनबदारा ना। भारत बिजली के मामले में नवाज शरीफ साहब ने कौम को बड़ा मायूस किया। 3.25 साल गुजरने को आए और कोई पेशरफ्त नहीं है, गडानी बना के छोड़। दुनिया खबर की दुनिया।